सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज से नई समस्याएं। आप सभी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नई समस्याओं का। अरबों ने और मंगोलों ने किस तरह से आक्रमण किया। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इससे अगला अध्याय, महमूद गजनबी और अफगान। तो आप सभी ये ओपन कर लीजिए पुस्तक को। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा और सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा एक बार, कि लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। तो महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किए? 1000 ईस्वी से। और महमूद गजनबी एक तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ, और हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी बार तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा जो उसके धाबे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धाबे के बाद गजनी लौट जाता था और वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लूटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धाबे के बाद वह फिर नहीं लौटा। तो आप सभी जानते हैं कि महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से आक्रमण करने प्रारंभ किए, और उसका अंतिम जो आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। और महमूद गजनबी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए, और सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ का आक्रमण था जो कि 1025 ईस्वी में उसने किया। और महमूद गजनबी की मृत्यु अपने गजनी लौटते समय हो गई जो कि 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनबी साम्राज्य का अंत हो गया। और आप सभी ने महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के नाम से ये 1191 ईस्वी में इसने आक्रमण किया दिल्ली पर। और दिल्ली पर उस समय पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे, और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया 1191 ईस्वी में। शहाबुद्दीन गोरी अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल फिर एक बड़ी फौज लेकर 1192 ईस्वी में दिल्ली पर उसने आक्रमण किया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित किया और दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। आगे आप लोग देखेंगे इसमें कि जब दिल्ली उसने जीत लिया, तो वह यहाँ इस अपने क्षेत्र को, अपने शासन को वो और मजबूत करने में लग गया। और 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। यानी कि मंगोल भी और तुर्क भी और तैमूर भी, यानी कि सभी लोग दिल्ली पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। आगे है, आप इसको पढ़िएगा कि दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बट गए। यानी कि उत्तर भारत पर अधिकतर आक्रमण होते रहते थे और वह टुकड़ों में बट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया, और
उसका नाम था मोहम्मद बाबर। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया और मध्य एशिया की तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आप सभी इस अध्याय को, ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, इस अध्याय को एक बार पढ़िएगा और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्टों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न हम आप लोग उससे क्लास में पूछेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।